नमस्कार, इकॉनमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहती है हमारी नजर। आज रेलवेज के लिए आपको बताएंगे कि देश के इतिहास का सबसे बड़ा दिन क्यों है। साथ ही साथ आज देश में सबसे बड़ी टेक्सटाइल एक्सपो का आगाज होने जा रहा है और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने पीएम मित्र योजना की शुरुआत कर दी। आइए निगाह डालते हैं टॉप लाइन्स पर। प्रधानमंत्री 41,000 करोड़ रुपए की करीब 2,000 रेलवे की बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। साथ ही 1500 रोड, ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास और राष्ट्र को करेंगे समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2024 का करेंगे उद्घाटन। 50 से ज्यादा घोषणाओं और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। भारत टेक्स 2024 देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल शो। हाल ही में पीएम मोदी ने रखी थी पीएम मित्र पार्क की आधारशिला। साल 2022-23 के उपभोग पर खर्चे के आंकड़े जारी। 11 सालों में औसत घरेलू खर्चा 1,430 रुपए से बढ़कर के 3,773 रुपए हुआ। ग्रामीण इलाकों में खर्चे की रफ्तार शहरी इलाकों के मुकाबले ज्यादा रही। रोचक तथ्य है कि लोगों का खाने पीने का जो खर्चा है वो 53% से घट करके 46% है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अगले 5 सालों तक 3 लाख करोड़ रुपए और रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार के दृढ़ संकल्प से भारत में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में खुले नए आयाम। डीआरडीओ प्रमुख का ये बयान। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आज हमारी रहेगी निगाह। लेकिन बाजारों की बात करें तो आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन गिरावट के साथ बाजारों की शुरुआत हुई है, उस पर हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2024 टेक्स यानी टेक्सटाइल इसका उद्घाटन करेंगे। देश में आयोजित होने वाले वस्त्र क्षेत्र से जुड़े वैश्विक स्तर पर अब तक के ये सबसे बड़े कार्यक्रम के तौर पर उभरा है। 29 फरवरी तक ये आयोजित किया जाएगा। भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही जगह इसका आयोजन किया जा रहा है। 4 दिनों का कार्यक्रम है। 3,500 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स हैं, 100 से ज़्यादा देशों के 3,000 से ज़्यादा खरीदार और 40,000 से ज़्यादा बिजनेस डेलीगेशन इसमें आने की उम्मीद की जा रही है। टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े छात्र, बुनकर, कारीगर, वस्त्र क्षेत्र से जुड़े श्रमिक, उसके अलावा जो नीति निर्माता हैं, वैश्विक स्तर के सीईओज इसमें हिस्सा लेंगे। इस आयोजन के दौरान 50 से ज़्यादा घोषणा पत्रों और एमओयूज पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिससे टेक्सटाइल सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। और 11 वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों में से एक संघ द्वारा आयोजित और भारत द्वारा समर्थित भारत टेक्सटाइल 2024 व्यापार और निवेश के दोहरे स्तंभों पर आधारित है। इसमें स्थिरता पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। 4 दिनों का कार्यक्रम, 65 से ज्यादा सत्र, 100 से ज्यादा पैनलिस्ट क्षेत्र में संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। इंडी हॉट एक मंडप बनाया गया है जिसमें भारत की जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसकी विरासत, उसकी स्थिरता और वैश्विक डिजाइन जैसे विविध विषयों पर फैशन प्रस्तुतियों के साथ साथ कई उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री का 5F का नारा आपको याद होगा, जिसमें फार्म से लेकर के फैशन तक हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। फाइबर, फैब्रिक और फैशन के जरिए फार्म से लेकर फॉरेन तक एकीकृत रूप से इस सेक्टर पर ध्यान दिया जा रहा है। पूरी की पूरी जो सप्लाई चेन की श्रृंखला है उसको ये कवर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट आज का। लेकिन टेक्सटाइल से भी बड़ा आज रेलवेज के लिए दिन है। क्यों? क्योंकि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 41,000 करोड़ रुपए की 2,000, आपने सही सुना, 2,000 रेलवे बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास होगा या उद्घाटन या राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना, 553 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, इस योजना का शिलान्यास किया जाएगा। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये स्टेशन जो हैं करीब 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत इनके फिर से विकसित करने में इस्तेमाल किया जाएगा। स्टेशन पर आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पर्यावरण के अनुकूल, दिव्यांगों के अनुकूल उनको फिर से विकसित किया जाएगा। स्टेशन भवनों का डिज़ाइन जो स्थानीय संस्कृति है, विरासत है, वास्तुकला है, उनसे प्रेरित होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में गोमती नगर स्टेशन, नया स्टेशन बना है, उसका उद्घाटन करेंगे। 385 करोड़ रुपए की लागत से इसका फिर से पुनर्विकास किया गया है। भविष्य में यात्रियों की संख्या को देखते हुए स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान सुविधाओं को अब अलग कर दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री
1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास करेंगे और कुछ को राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। ये रोड ओवरब्रिज और अंडरपास 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस वक्त मौजूद हैं। लगभग 21,520 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं से भीड़ कम होगी, सुरक्षा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी और रेल यात्रा की क्षमता और दक्षता में सुधार होगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, खबरें और भी हैं, देखते रहिए इकोनॉमी। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। मार्केट में तो बहुत सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन मेरी नजर में एनपीएस से बढ़िया और कुछ नहीं। प्रेजेंटली जो मेरा बैंक अकाउंट है, उसी की नेट बैंकिंग ऐप के थ्रू मैंने अपना एनपीएस ओपन किया। अब एनपीएस की ऐप के थ्रू मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, बहुत इजीली ट्रैक हो जाता है। अब तो इसमें सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल का ऑप्शन भी आ गया है, व्हिच इज ग्रेट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। अब बाजारों का हाल देख लेते हैं, किस तरह से आज गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत हुई थी आपको बताते हैं। और आज गिरावट के साथ शुरुआत हुई है, 83 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी आज 22,192 के स्तर पर खुला। इसका असर आज के भारतीय बाजारों में दिखाई दिया। सेंसेक्स की ओपनिंग 175 अंक नीचे हुई। आज हफ्ते के पहले दिन गिरावट के साथ बाजारों की शुरुआत हुई। 72,966 का स्तर दिखाई दिया। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी 54 अंकों की गिरावट, 22,157 का स्तर। अब से थोड़ी देर पहले के आंकड़े, अभी इस वक्त भी बाजारों में गिरावट का दौर लगातार जारी है। देखते हैं कि आज मुनाफा देने वाले जो शेयर्स हैं वो कौन से रहे। आज के टॉप गेनर्स में पावर ग्रिड, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, अदानी एंटरप्राइजेस और एल&टी। ये आधी से करीब 0.25% की बढ़त के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। जहाँ पर गिरावट है वो अब शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज के टॉप लूजर्स में एशियन पेंट्स करीब 3.5% से ज़्यादा गिरा। टाइटन 1.5%, एचडीएफसी लाइफ, एलटीआईएम और टेक महिंद्रा 1% से के करीब ये गिरावट के साथ आज कारोबार की शुरुआत कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स पे निगाह डालें। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो ये फ्यूचर्स के आंकड़े, डाउ जोन्स फ्यूचर्स 56 अंक नीचे, S&P 500 फ्लैट, नैस्डैक में 37 अंकों की गिरावट देखी जा रही है। यूरोपीय बाजारों पर निगाह डालते हैं तो यूरोपीय बाजारों में लंदन स्टॉक एक्सचेंज FTSE 21 अंकों पर, फ्रांस का CAC 55 अंकों पर और जर्मनी का डैक्स 48 अंकों पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एशियाई बाजारों में भी कुछ रुख है मिला जुला। 221 अंक ऊपर जापान का निक्के, हैंगशैंग 107 अंक नीचे, कॉस्पी 17 अंक नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। चलते चलते आपको क्रूड ऑयल का भी भाव बता देते हैं। क्रूड ऑयल के जो भाव हैं वो आज 81.24 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर दिखाई दे रहा है। और अब बात करते हैं आज के फोकस की। बीते 10 सालों में मोदी सरकार की जो सामाजिक आर्थिक योजनाएं हैं उसका असर अब देश में दिखने लगा है। गांव में लोगों का जो औसत खर्च है वो 10 साल में 2 गुना हो गया है करीब करीब, जो दिखाता है कि ग्रामीण भारत में लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा पहुंच रहा है और लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में देश का हर तबका लगातार विकास कर रहा है। शहरी आबादी के साथ साथ ग्रामीण आबादी पर भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिस तरह से विशेष ध्यान दिया गया उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-2023 की रिपोर्ट बताती है कि देश की ग्रामीण आबादी का जीवन स्तर तेजी से सुधरा है। ग्रामीण क्षेत्र में उपभोग क्षमता में वृद्धि हुई है।
2011-2012 के मुकाबले 2022-2023 के दौरान प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू उपभोग व्यय 2 गुना से अधिक हो गया। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के दौरान घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण SCES के आंकड़े जारी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान खर्च 1430 रुपये से बढ़कर 2022-2023 में 3773 रुपये प्रति माह हो गया है, जबकि शहरी परिवारों में 2630 से बढ़कर 6459 रुपये हो गया है। 18 सालों में ग्रामीण क्षेत्रों में औसत MPCE 6 गुना से ज्यादा बढ़ा है, जो शहरी क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा है। साल 2004-2005 में ग्रामीण कंजप्शन 579 और शहरों में कंजप्शन 1105 था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 552% और शहरी क्षेत्रों में 484% की बढ़ोतरी को दिखाता है। जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, उसका सीधा फायदा शहरी और ग्रामीण लोगों तक पहुंचता दिख रहा है। न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, बल्कि देश में गरीबी की रेखा के नीचे से लोगों की संख्या में भी कमी हो रही है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेत साफ दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इकॉनमी टुडे में एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे आज के इसी रिपोर्ट पर। हमारे साथ होंगे डॉक्टर चरण सिंह। कहीं मत जाइए, देखते रहिए। मैंने अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना NPS नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा NPS अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। NPS किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा NPS अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर चरण सिंह, जो कि वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं और CEO हैं ईग्रो फाउंडेशन के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये जो नए आंकड़े जारी किए गए हैं और बहुत सालों के बाद हमें अब आंकड़े आए हैं, इनका क्या असर है और ये आंकड़े ज़रूरी क्यों हैं? शुरुआत यहीं से करते हैं सर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 11 साल के इंतजार के बाद आए हैं और काफ़ी देर तक काफ़ी इकोनॉमिस्ट और लोग भी कह रहे थे कि पॉलिसी के लिए जरूरी है, ये आंकड़े क्यों नहीं रिलीज किए जा रहे हैं। तो सरकार ने रिलीज किए हैं, कोविड भी बीच में आ गया था और ये जो अभी 2022-23 के हुए, इसके बाद 23-24 का भी सर्वे चल रहा है, उसके भी आंकड़े आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात जो इन आंकड़ों में देखने को मिलती है कि जो रूरल एरियाज में, जो ग्रामीण इलाके हैं, उनमें किस तरीके ग्रोथ हो रही है। मैं डेटा देख रहा था। सबसे बड़ी बात इसमें जो मैं कहनी चाहूंगा वो है गरीबी रेखा के नीचे के लोग। आपको पता है नीति आयोग ने अभी अभी एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला था, उसमें साफ दिख रहा था। और उससे पहले IMF से भी कुछ स्टडीज आई थी जिन्होंने कहा था कि कोविड के दौरान लोग सोच रहे थे कि बहुत लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे, पर सरकार ने जो अन्न फ्री दिया और दवाइयाँ फ्री दी और उससे हॉस्पिटलाइजेशन भी फ्री किया, तो उससे काफ़ी लोग गरीबी रेखा के नीचे नहीं गए। और अब ये आंकड़े क्लियरली दिखा रहे हैं, 2011-12 में अगर आप देखें तो 816 रुपए ग्रामीण इलाकों में और अर्बन एरियाज में 1000 रुपए गरीबी रेखा का वो लाइन था। अगर उसको आप प्रोजेक्ट भी आगे करें तो आपके रिपोर्ट ने जो डेटा दिखाया है, ग्रामीण इलाकों में 3773 रुपए जी, अर्बन एरियाज में 6459 वो वाला आंकड़ा है। तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे अभी लोग लगता है बहुत कम रह गए हैं।
एक और आंकड़ा इसी रिपोर्ट में निकला है, और ये सर्वे का मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जी है। जी जी इसमें जी। उन्होंने 0 to 5%, 5 to 10% पॉपुलेशन है, जिसको हम लोग परसेंटाइल्स कहते हैं, उसमें उसमें इन्होंने जब डिवाइड किया है, तो अगर आप सबसे नीचे वाले जो इनकम लेवल देख लीजिए, उस तरीके देखिए, हम्म। उनका भी अगर आप देखें तो रूरल एरियाज में 1373 है, और अर्बन एरियाज में 2001 है, 0 to 5% जी पॉपुलेशन। जी जी। और अगर 5 to 10 देखें तो 1782 और 2607 ग्रामीण और अर्बन। मुझे लग रहा है कि इनसे ये समझ आ रही है कि जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, और इन आंकड़ों में एक चीज मन में रखिए कि एजुकेशन और हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर वो सरकार शामिल करती नहीं है। है, जी जी वो बिल्कुल। शामिल नहीं है। जो हाँ जी, तो बिल्कुल अगर सही बात है। ये कोई उनका आप देख पर्सनल एक्सपेंडिचर है जो कि वो अपने अपने खर्च पे करते हैं। ये एक ट्रेंड दिखाता है सर। लेकिन क्या इन आंकड़ों के बाद सर आपको लगता है कि जो हमारा इन्फ्लेशन का बास्केट है उसको फिर से थोड़ा सा रीओरिएंट करने की ज़रूरत होगी? क्योंकि अब जो ट्रेंड हमें दिखाई दे रहे हैं, लोग खाने पीने में सीरियल्स पे कम खर्च कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन जो फूड प्रोसेसिंग आइटम्स हैं या प्रोटीन रिच आइटम्स हैं उन पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो जो बास्केट है सर, ओवरऑल क्या हमें रीओरिएंट करना पड़ेगा? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो सीपीआई में जिस पे पूरा हम लोगों का इंटरेस्ट रेट और मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड डिपेंड करती करती है, है। जी सर। उसमें फूड का बहुत बड़ा हमने हिस्सा रखा हुआ है। पर ये जो आंकड़े आज निकले हैं और ये दिखा रहे हैं कि जैसे विकसित हो रहा है देश, तो जब विकसित होता है कि फूड कंजम्पशन के अंदर भी थोड़े पैटर्न चेंज हो जाते हैं। तो अगर इन आंकड़ों को देखेंगे तो आप देखेंगे शुगर, सॉल्ट, इन चीजों में कम कमी आ गई है, फूड में कमी आ गई है, सीरियल्स में कमी आ गई है। बड़ा क्या है, बीवरेजेस एंड वो सारी चीजें बढ़ गई। ओवरऑल अगर फूड का आप एक्सपेंडिचर देखें तो ओवरऑल फूड का आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था, रिपोर्ट में भी आया, काफी श्रिंक कर गया है। मैं तो हैरान था कि 10 साल में इतना ज्यादा श्रिंक जी कैसे जी कर। जी तो जी। इसका मतलब साफ है कि लेवल ऑफ इनकम बढ़ रहा है। सीपीआई में जो मॉनेटरी पॉलिसी का आधार होता है, उसमें उसको कम करना ही पड़ेगा। एक विचार जो अर्थशास्त्री सोच रहे हैं, क्योंकि इस टाइम भी एक और सर्वे चल रहा है, अगस्त 2023 से शुरू होकर अप्रैल 2024 तक चलेगा। एक बार वो भी आंकड़े आ गए तो मुझे लगता है सीपीआई में हमें अंतर करना पड़ेगा। फूड का जो वेटेज है जिससे पूरी इन्फ्लेशन डिसाइड होती है, और आप देखेंगे कि जब कभी भी गवर्नर रिजर्व बैंक के अपना मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, जी फूड उसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है। जी कि टमाटर के भाव बढ़ गए, जी प्याज के बढ़ बिल्कुल गए, सही। दालों के, ऑयल सीड के बढ़ गए, तो उससे पूरा असर पड़ जाता है। तो सर आपने अगर जी सर, आपने बड़े सटल तरीके से ये कहा कि शायद भारत अब विकसित होने की राह पर है। ये ट्रेंड हमें इन आंकड़ों से दिखने शुरू हो गए हैं। ये एक पॉजिटिव संकेत आपने दिया सर। लेकिन ये जो गांव और शहरों का ट्रेंड अलग अलग है, वो क्या कहानी कहता है? गांव में रफ्तार ज़्यादा बढ़ रही है कंजम्पशन की, वहाँ पर जो डिक्लाइन है सीरियल्स का, फूड आइटम्स पे खर्च होने का, वो ज़्यादा तेज़ी से घट रहा है। तो ये जो ट्रेंड शहरों के मुकाबले, तो ये जो डिफरेंस है सर, वो हमें किस ओर ले जाता है? मुझे तो साफ दिख रहा है कि एक किस्म का अर्बनाइजेशन हो रही है। बेशक लोग गांव से शहर में नहीं आ रहे हैं, पर एक किस्म का एकीकरण हो रहा है। जी जी जो जी। कंजम्पशन पैटर्न है, अगर आप ड्यूरेबल गुड्स की भी सेल देखें हाँ जी तो सर। वो भी गांव में अब ज्यादा होनी शुरू हो गई है। तो जो एकीकरण देश का हो रहा है, मीडिया से भी हो सकता है, बिल्कुल सही और बात। कारोबार से, पढ़ाई लिखाई के कारण भी हो जी सकता जी। है। तो उससे जो स्तर है वो ग्रामीण और शहरों में ज्यादा अंतर नहीं रह रहा है, वो गैप क्लोज होना शुरू हो गया। ये आंकड़े पढ़ के तो मुझे लग रहा था कि रूरबन की साइड हमें अब जाना चाहिए। तो जी जी। माइग्रेशन जो गांव से शहर की साइड होती थी, हाँ। तो वो वहां रुक सकती है अगर उधर अच्छी सड़कें, अच्छा पानी, जो हर नल घर वो जो पानी का हो रहा है, और इंटरनेट वगैरह की सर्विसेज के कारण। तो और अगर हम लोग मैकेनाइजेशन कर रहे हैं, और जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की, जी सर। तो मुझे लगता है कि उससे ये दोनों में जो गैप है वो और कम होती जाएगी। तो सर ये मेरा जी आंकड़े सर। पढ़ जी सर, ये मेरा अंतिम, आंकड़े पढ़ के हाँ सर, हाँ सर, मेरा अंतिम ये सवाल आंकड़े आपसे ये होगा सर कि ये जो डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ रही है कि आप जहां चाहें वहां विकल्प आपको मिल रहा है कि आप खर्च कर सकते हैं, इस तरह का जो विकल्प लोगों के सामने आ रहा है, वो हमें किस ट्रेंड की तरफ लेके जाता है? और कैसे हम, जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि भारत में विकास की जो कहानी है वो भारतीय जो हमारी परंपरा है उसको साथ लेकर के चले, तो हम कैसे अपने आप को थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जो बाकी देशों के विकास की यात्रा रही है सर?
देखिए, आपने अपनी रिपोर्ट में इस टॉपिक को लेने से पहले जिस तरीके बताया कि 500 स्टेशन बढ़ाए जाएंगे जी और जी जी कॉरिडोर्स जी बन रहे जी हैं देश में, जी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम लोग पॉकेट्स ऑफ डेवलपमेंट नहीं बना रहे हैं। हम्म। अभी हम कोशिश प्रयत्न कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर डेवलपमेंट हो जाए और कॉरिडोर पूरे का पूरा डेवलप हो जाए। हम्म। तो उससे जो रूरल अर्बन का जो डिवाइड पहले हम लोग देखते थे इनकम में या डेवलपमेंट में, वो एकदम खत्म होता जा रहा है। तो विकास विकास की और जिस तरीके हम लोग बढ़ रहे हैं, उस मॉडल में खास चीज ये है कि सबका साथ सबका विकास और जी सबका प्रयास चल रहा है। तो वो पूरे देश में जैसे फैल रहा है, वही चीज इन आंकड़ों में दिख रही है। हाँ, डॉक्टर साहब कोई बहुत बड़ी धन्यवाद। पहले मुझे याद आता है कि जब हम लोग सवाल करते थे वित्त मंत्रालय या बड़े अर्थशास्त्रियों से, वो कहते थे साहब विकास तो हो रहा है, समावेशी विकास क्यों नहीं रहा, विकास का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन शायद अब वो सवाल, अब उनका जवाब जो है वो आंकड़ों पर और ज़मीन पर दिखना शुरू हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक बड़ी खबर रक्षा मंत्रालय से आ रही है। भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन साल 2028-29 तक 3 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा और डिफेंस एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। बड़ा बयान आया है श्री राजनाथ सिंह का, जो कि रक्षा मंत्री हैं। रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने पिछले 5 सालों में आमूलचूल परिवर्तन किए। इससे देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करेगा। ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को नई दिल्ली के एक मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। रक्षा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र में किए गए विभिन्न उपायों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने 5 सकारात्मक स्वदेशी कृत श्रेणियों का सूचित किया है, जिसमें 500 उपकरण और घटक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 4600 से ज्यादा रक्षा उपकरणों को रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के लिए अधिसूचित किया गया है। रक्षा मंत्री ने बताया कि वर्ष 2023-24 में अब तक 4,35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पूंजीगत खरीद परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 में केवल रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा 6,21,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। साथ ही 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अल्पकालिक फायदे की बजाय हम लंबी अवधि में जो स्ट्रैटेजीज हैं उस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में एरो इंजन और गैस टरबाइन जैसी उच्च स्तरीय प्रणालियों का भी निर्माण करना है। और आपको याद होगा कि डिफेंस कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, 2 डिफेंस कॉरिडोर, और जिसमें ज़्यादातर एमएसएमईज को प्रोग्रेस से या प्रमोट किया जाएगा, उससे भी एक बड़ी उम्मीद नजर आती है। और भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें, 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक मेक अ राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट, इस विषय पर फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया जा रहा है। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 2016 से लगातार ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया जाता है। एफएलडब्ल्यू में इस साल का जो विषय है युवा वयस्क, खासतौर पर छात्रों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य बचत, बजट, कंपाउंडिंग की शक्ति, बैंकिंग अनिवार्यताओं और साइबर स्वच्छता पर इनपुट्स के साथ साथ कम उम्र से वित्तीय अनुशासन विकसित करने के फायदों के बारे में जागरूक करना है। 2024 में ये जो अभियान है उसमें आरबीआई ने एक फाइनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य युवाओं के बीच वित्तीय साक्षरता का प्रसार करना है। फाइनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन से वित्तीय साक्षरता के लिए नई रणनीतियों पर स्नातकोत्तर के छात्रों से आइडियाज़ की मांग की जाएगी, ताकि अहम कार्यों में शामिल होने के लिए तैयार किया जा सके। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। इस वीक आप अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब समझाइए, बचत का मतलब समझाइए, उनके गुल्लक को और मजबूत कीजिए और उन्हें बताइए कि कैसे पैसे का प्रबंधन किया जाता है। इसी रिपोर्ट के साथ इकोनॉमी टुडे के आज के इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।